हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रोमन पोलांस्की की मूवी रोज़मेरीज़ बेबी को डिकोड करने जा रहा हूँ। रोमन पोलांस्की की डिस्टर्बिंग मूवी रोज़मेरीज़ बेबी का गहरा एनालिसिस, जो अमेरिकन हिस्ट्री का एक पिवोटल मोमेंट पर रिलीज़ हुई थी। 1968 की फिल्म रोज़मेरीज़ बेबी रोमन पोलांस्की की सबसे चिलिंग और प्रशंसित प्रोडक्शन में से एक है। ये फिल्म एक यंग वुमेन को हाई सोसाइटी और कल्ट कोवेन द्वारा रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए मैनिपुलेट करने की कहानी बताती है। मूवी का अनसेटलिंग क्वालिटी खून या वायलेंस पर नहीं बल्कि इसके रियलिस्टिक प्रमाइस पर आधारित है, जो व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ऐसे इलाइट सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं। वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो अजीब रियल लाइफ इवेंट्स जो इस मूवी के आसपास घटित हुए, जिसमें रिचुअलिस्टिक किलिंग्स और एमके अल्ट्रा इन्वॉल्व है। हम रोज़मेरीज़ बेबी के सिंबॉलिक मीनिंग पर नज़र डालेंगे और इसके रिलीज़ के बाद होने वाले स्ट्रेंज इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। आज के इल्यूमिनाटी पॉप कल्चर एक स्पॉन्टेनियस ट्रेंड नहीं है जो कहीं से अचानक से आ गई हो। ये सालों के अकल्ट इन्फ्लुएंस का नतीजा है जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ती रही और मासेस को धीरे धीरे कुछ स्पेसिफिक मैसेज और सिंबल्स के लिए कंडीशन करती रही है। जबकि पॉप कल्चर हमेशा से इलाइट एजेंडा से टेंटेड रही है, 60s और 70s के दौरान एमके अल्ट्रा स्टूज और डार्क सीक्रेट सोसाइटीज इस मिक्स का हिस्सा बन गए थे। 60s के एंटी वार और एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट को दबाने के लिए इलाइट ने कल्चर में घुसपैठ कर दी और उसे डिसरप्ट किया। एक सीरीज ऑफ डिस्टेबलाइजिंग इवेंट्स हुए जो आइडियलिस्टिक माइंड्स को हिला गए और हीरोज़ को दुश्मन बना दिया। 60s का पीस एंड लव 70s में चार्ल्स मैनसन और लेस्डी में बदल गया। रोमन पोलांस्की की रोज़मेरीज़ बेबी और इसकी कहानी, जिसमें एक यंग वुमेन को इलीट विच कोवेन द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो एंटी क्राइस्ट को जन्म दे, उस इरा की माइंडसेट को कैप्चर करती है और लेट 60s में होने वाली इरिवर्सिबल शिफ्ट का सिंबल बन गई। लेकिन ये मूवी के आसपास के रियल लाइफ इवेंट्स ही थे जो इस इरा को असली में डिफाइन करते हैं। रोज़मेरीज़ बेबी के रिलीज के कुछ ही महीने बाद रोमन पोलांस्की की प्रेग्नेंट वाइफ, जो चार्ल्स मैसन फैमिली के मेंबर द्वारा रिचुअलिस्टिकली मर्डर कर दी गई थी। ये हॉरिफिक इवेंट 60s के गुड वाइब्रेशन को एक ब्रूटल एंड तक ले आया और कई हिस्टोरियंस के नज़रिए में ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक पिवोटल मोमेंट बन गया। हम रोज़मेरीज़ बेबी के सिंबॉलिक मीनिंग पर नज़र डालेंगे और उसके आसपास के स्ट्रेंज इवेंट्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें अकल्ट सीक्रेट सोसाइटीज़, माइंड कंट्रोल और रिचुअलिस्टिक मर्डर्स इन्वॉल्व हैं। रोमन पोलांस्की की 1968 की मूवी एक फेथफुल अडेप्टेशन है ईरा लेविन के बेस्ट सेलिंग नॉवेल की, जो बस एक साल पहले आई थी। जबकि इसमें कोई खून या वायलेंस नहीं है, रोज़मेरीज़ बेबी को सबसे स्कैरिएस्ट मूवीज़ में से एक माना जाता है। क्यों? फिल्म की क्रीपी नेचर उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स में नहीं बल्कि उसके रियलिस्टिक प्रीमाइस में है। कहानी एक रियल अपार्टमेंट बिल्डिंग द डकोटा में होती है, जिसका न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी के इसेंट्रिक एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने का एक असली रेपुटेशन है। इविल कोवेन स्टीरियोटिपिकल पॉइंटली नोज विचेस से नहीं बनी है, बल्कि फ्रेंडली नेबर्स, प्रेस्टिजियस डॉक्टर और डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल से बनी है। ये लोग एलिगेंट, रेशनल और इंटेलिजेंट हैं और इम्पोर्टेंट लोगों से कनेक्टेड हैं। फिल्म का रियलिज्म व्यूअर्स को ऐसे ग्रुप के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, इस हद तक कि कुछ लोगों ने डर गए थे कि फिल्म के रिलीज़ के बाद एक ऑल आउट विच हंट शुरू हो जाएगी। रोज़मेरी का मैनिपुलेशन भी बहुत रियलिस्टिक है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। द सेटिंग्स। फिल्म की शुरुआत एक पैन एंड ग्लाइड शूट से होती है जो न्यूयॉर्क स्काईलाइन को दिखाता है, बिल्डिंग के रूफटॉप पर फोकस करता है और फाइनली प्रेस्टिजियस डिकोटा बिल्डिंग, जिसे मूवी में द ब्रैमफोर्ड नाम दिया गया है, पर सेटल करता है। द डकोटा और अपर वेस्ट साइड के दूसरे बिल्डिंग को न्यूयॉर्क की एरिस्टोक्रेसी, जो ओल्ड मनी वाले होते हैं, का घर माना जाता है। द डकोटा न्यू एक्टर्स, सिंगर्स और राइटर्स जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी अट्रैक्ट किया है। ये न्यूयॉर्क के इलाइट के लिए प्लेस टू बी है। मूवी में ब्रैमफोर्ड के बारे में अफवाह है कि ये जगह कई अजीब इवेंट्स का साइट रही है, जिसमें ब्लैक मैजिक और रिचुअल किलिंग शामिल हैं। एड्रियन मर्काटो, एक अमीर आदमी जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता था, उसको बिल्डिंग के लॉबी में लगभग मार दिया गया था। 10 साल बाद जॉन लेनन, जो डकोटा में रहता था, उसी बिल्डिंग के सामने मर्डर हो गया। मूवी के इंट्रोडक्शन के दौरान
ब्रैमफोर्ड न्यूयॉर्क सिटी के रूफटॉप में से बस एक और बिल्डिंग लगती है जो अपने ऑस्टियर वॉल्स के अंदर ऐसे अकल रिचुअल छुपा रही है जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। जॉन और रोजमेरी वुडहाउस ब्रैमफोर्ड का दौरा कर रहे हैं। रोजमेरी और गई वुडहाउस, जिनका किरदार मिया फॉरो और जॉन कैसोवेट्स ने निभाया है, एक कपल हैं जो ब्रैमफोर्ड में एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हैं। गई एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो रिकॉग्निशन या इम्पोर्टेंट रोल हासिल नहीं कर पा रहे हैं और अपने गुजर बसर के लिए डिग्रेड करने वाली टीवी कमर्शियल्स में काम करने पर मजबूर है। रोजमेरी एक नाजुक और शर्मीली लड़की है जो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक परिवार से आई है। नाम रोजमेरी ऐतिहासिक रूप से वर्जिन मैरी से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक वाइट ब्लॉसम रोजमेरी बुश पर अपना छोला फैलाया था जब वो रेस्ट कर रही थी और वो नीला हो गया। मूवी में काइंड और ट्रस्टिंग रोजमेरी एक तरह की ब्लैक वर्जिन मैरी बन जाती है जो अपने गर्भ में शैतान के बच्चे को पाल रही होती है। द कैस्टावेट्स। अपने अपार्टमेंट में सेटल होने के बाद वुडहाउस अपने पड़ोसियों से मिलते हैं जो कैस्टावेट्स हैं, एक फ्रेंडली लेकिन नोजी बूढ़े कपल जो उन्हें डिनर पर बुलाते हैं। इस इम्पॉर्टेंट शाम के दौरान रोमन कैस्टावेट गई की एक्टिंग की तारीफ करता है, कहकर कि उसमें एक इंटरेस्टिंग इनर क्वालिटी है और ये उसे काफ़ी आगे ले जा सकती है अगर उसे वो इनिशियल ब्रेक्स मिल जाए। बाद में पता चलता है कि ये ब्रेक्स आसानी से मिलते हैं जब कोई उनके कल्ट का हिस्सा बन जाता है। रोमन कहता है कि उसके पिता एक थिएट्रिकल डायरेक्टर थे और उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। उसके पिता असल में एड्रियन मर्काटो हैं जो विच हैं और जिनको बिल्डिंग के लॉबी में लगभग मार दिया गया था। किचन में मिनी रोजमेरी से उसके परिवार में कितने बच्चे हैं इस बारे में कई सवाल करती है। वो रोजमेरी की चाइल्ड बेयरिंग क्वालिटीज़ में ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टेड लगती है। लिविंग रूम में रोमन गई से प्राइवेटली बात कर रहा होता है। गई को रोमन के विच कवन और अकल रिचुअल के बारे में पता चलता है। उसे ये भी बताया जाता है कि अगर वो इनका हिस्सा बन जाता है तो उसकी कैरियर सफल हो जाएगी, लेकिन एंट्री की कीमत बहुत ज़्यादा है। उसे अपनी बीवी को ड्रग करना और एक अकल रिचुअल के दौरान शैतान से इम्प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। पहले तो गई को ये बूढ़े कपल पसंद नहीं आते, लेकिन बाद में वो कोवेन ज्वाइन कर लेता है और रोमन का अच्छा दोस्त बन जाता है। रोजमेरी, जिसे इस डीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, धीरे धीरे कपल्स और उनके अजीब बिहेवियर से थक जाती है। एक पॉप इन विजिट के दौरान मिनी रोजमेरी को एक पेंडेंट देती है जिसमें टेनिस रूट, जो एक फिक्टिशियस प्लांट है, देती है और कहती है कि ये गुड लक चार्म है। ये गोल्ड पेंडेंट पहले एक यंग वुमन ने पहना था जो कैस्टावेट्स के साथ रह रही थी। ये बूढ़ा कपल उनसे सड़क पर जीते हुए मिला था। माइंड कंट्रोल हैंडलर्स ऐसे खोए हुए लोगों को अपने शिकार बनाते हैं। उस औरत ने खुद को खिड़की से कूदकर मार लिया, शायद तब जब उसने कैस्टावेट्स के अकल्ट प्लान्स के बारे में जान लिया। पेंडेंट्स कवन के माइंड कंट्रोल का एक प्रतीक बन जाता है। उसी रात गई को एक प्ले में लीड रोल मिलता है क्योंकि ओरिजिनल एक्टर अचानक अंधा हो जाता है। ये अजीब हादसा गई को कोवेन की ताकत पर यकीन दिलाता है और उसके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं कि ये कोवेन उसकी एक्टिंग करियर में बड़ी मदद कर सकता है। रोजमेरी जल्द ही नोटिस करती है कि गई के एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसका पति अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया है, इधर उधर बड़े रोल्स मिल रहे हैं, साथ ही वो सेल्फ सेंटर्ड, वेन, प्रीऑक्युपाइड और सेल्फ ऑब्जॉर्व भी हो रहा है। ये तो उन सेलिब्रिटीज़ में देखा जाता है जो फेम के लिए अपनी रूह बेच देते हैं। द रिचुअल। एक रात गई रोजमेरी के लिए फूल लेकर आता है और अचानक कहता है, चलो एक बच्चा करते हैं, ठीक है। वो कैलेंडर पर वो दिन सर्कल करता है जब उन्हें सेक्स करना शुरू करना चाहिए, 4 या 5 अक्टूबर 1965। कोवेन ने तय किया था कि यह दिन न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट बर्थ के लिए सबसे बेहतर है। जब कपल एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं जो लव मेकिंग का प्रिल्यूड था, मिनी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है और एक डेजर्ट देती है जो उसने बनाया था। रोजमेरी को लगता है कि चॉकलेट मॉस का टेस्ट चालकी है, लेकिन गई उस पर जोर डालता है कि वो इसे खा ले। उस मॉस में ड्रग्स थी और रोजमेरी को चक्कर आने लगते हैं। अपनी ट्रांस लाइक स्टेट में रोजमेरी को इनकोहेरेंट हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें एक JFK लुक अलाइक
जो इकलौता कैथोलिक यूएस प्रेसिडेंट था जो 6 साल पहले मर गया था। सिस्टीन चैपेल के इमेजेस और पोप जो रोजमेरी का गोल्ड पेंडेंट पहने हुआ है अकल्ट कंट्रोल का सिंबल दिखाई देता है। उसके बाद रोजमेरी अपने बिस्तर पर नंगी दिखाई देती है जिसे उसका पति कैस्टावेट और पूरा विच कॉवेन घेरे हुआ है जो रिचुअलिस्टिक हिम गा रहे होते हैं जब एक अकल्ट रिचुअल उस पर किया जा रहा होता है। रोजमेरी के सीने पर निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रियल सैतानिक रिचुअल्स में होते हैं। अपने ड्रीम लाइक स्टेट में गई उसके साथ सेक्स करने लगता है लेकिन उसके अपीयरेंस एक ग्रस्टिक बीस्ट लाइक फिगर में बदल जाते हैं जो डिविल से मिलते जुलते हैं। येलोइश आंखें और क्लेड स्केली हाथों के साथ वो अपने हेयरी क्ले से उसके पूरे बॉडी को स्ट्रोक करता है। जब रोजमेरी रेप हो रही होती है तो उसे एहसास होता है ये कोई सपना नहीं, ये सच में हो रहा है। कुछ बार ये रूमर्स भी आया है कि एंटोन लेवे जो चर्च ऑफ सैतन का फाउंडर है इम्प्रेग्नेंटेशन सीन में सैतन का रोल प्ले कर रहा था बिना क्रेडिट के और फिल्म के लिए टेक्निकल एडवाइज़र भी था। लेवे के फिल्म में इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो मूवी के ऑरा से एक और तरीके से लिंक था। सुजैन एटकिंस जो मैसन फैमिली की मेंबर थी और बाद में पोलांस्की की प्रेग्नेंट वाइफ शैरोन टेट को मर्डर कर दिया, एंटोन लेवे की एक एक्स फॉलोअर थी। जल्द ही रोजमेरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रोजमेरी के प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बाद गई कैस्टावेट्स के दरवाजे पर नॉक करता है ताकि उन्हें गुड न्यूज़ बता सके। मिनी तुरंत रिकमेंड करती है कि रोजमेरी देश के सबसे अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन से मिले। एबे सेप्रेस्टिन वो एलीट का डॉक्टर है क्योंकि वो सारे हाई सोसाइटी बेबीज़ को डिलीवर करता है। वेटिंग रूम में एक सिंबॉलिक टाइम मैगजीन कवर। डॉक्टर रोजमेरी को सब प्रेगनेंसी बुक और फ्रेंडली एडवाइस से दूर रहने को कहता है क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। असल में वो जानता है कि ये अनहोली प्रेगनेंसी बहुत ही पेनफुल होने वाली है। उसे ये भी कहता है कि रोजमेरी को डेली ड्रिंक्स पीने होंगे जो उसकी नेवर मिनी कैस्टावेट्स बनाती है। इस तरह रोजमेरी पूरी तरह से कोवेन के मेंबर्स पर अपनी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाती है। वो उसे दुनिया से दूर रखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग और सेडेशन को भी ध्यान रखते हैं। रोजमेरी की प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल होती है। वो वेट लॉस करती है और उसके पेट में शार्प पेन्स होते हैं। डॉक्टर सेप्रेस्टिन उसके कॉन्सर्न्स को इग्नोर कर देता है और कह देता है कि दर्द चला जाएगा। रोजमेरी अपने नेबर्स से थक जाती है जो उसकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लगते हैं। फिर वो एक कंसर्न फ्रेंड से एक बुक ले लेती है जो बाद में मिस्टीरियसली मर जाता है। बुक का नाम है ऑल ऑफ देम विचेस। ये बुक कैस्टावेट्स के इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताती है जो ब्लड रिचुअल्स प्रैक्टिस करती है। रोजमेरी फिर और बुक्स खरीदती है विचक्राफ्ट के बारे में। वो एक पैसेज पढ़ते हुए दिखाई देती है जो शायद बताता है कि गाय को इम्पोर्टेंट रोल क्यों मिल रहा है। वो लोग जो उस टाइम पर मर गए उनकी मौत को नेचुरल डेथ का नाम दिया गया। तब से ये पता चला है कि पूरे कोवेन की यूनाइटेड मेंटल फोर्स किसी भी चोजन विक्टिम को अंधा, बहरा, पैरालिसिस और अल्टीमेटली मार सकती है। यूनाइटेड मेंटल फोर्स का ये यूज़ कभी कभी कोवेन भी कहा जाता है। रोजमेरी कोवेन के कंट्रोल से बचने की कोशिश करती है और मदद मांगती है लेकिन उसे ट्रैक करके घर वापस लाया जाता है। डॉक्टर सेप्रेस्टिन उसे ड्रग कर देता है और जल्द ही उसका लेवल शुरू हो जाता है। जब रोजमेरी जागती है तो उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा मर गया, कोवेन ने उसे ले लिया। गए अपने वाइफ को तसल्ली देने की कोशिश करता है कहकर कि बड़े मूवी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे पैरामाउंट और यूनिवर्सल उसे हायर करने में इंटरेस्टेड हैं। उसे एक बड़ा हाउस बेवरी हिल्स में भी प्रॉमिस किया गया। ये सब गई की कोवेन में इनिशिएशन और रोजमेरी के सेक्रीफाइस का इनाम है। अपने बेबी को ढूंढने के लिए रोजमेरी छुपकर कैस्टावेट्स के अपार्टमेंट में जाती है और एक सैतानिक एडोरेशन ऑफ द मैगी सीन देख लेती है जहां दुनिया भर से लोग बेबी को गिफ्ट लेकर आए हैं। जब रोजमेरी बेबी के रेप्टेलियन आइज देखती है तो वो चीख पड़ती है। रोमन कैस्टावेट उसे कहता है सैटन उसका फादर है, गई नहीं। सैटन उसका फादर है, गई नहीं। वो हेल से आया है और एक मॉर्टल वुमन से एक सन पैदा किया।
सैटन उसके फादर हैं और उसका नाम एड्रियान है। वो माइटी को गिरा देगा और उनके टेम्पल्स को तबाह कर देगा। वो डिस्पाइस को रिडीम करेगा और बर्न एंड टॉर्चर के नाम पर वेंजेंस लाएगा। हेल एड्रियन, हेल सैटन, गॉड इज डेड, सैटन लिव्स, साल एक है, गॉड इज डेड। रोजमेरी के बेबी का बर्थ एक नया ईयर वन है। चर्च ऑफ सैटन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1966 को ईयर 1 कहना भी सही है। यह एक सेल्फ कॉन्शियस पैरेलल रेफरेंस है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ईयर, जो भी ईयर 1 एडी में था। एक और अनस्टेटेड फैक्ट, बेबी जून 1966 में पैदा होता है, जो न्यूमेरिकली 666 है। रोमन फिर रोजमेरी से कहता है कि वो अपने बच्चे की मदर बन कर उसका ख्याल रखे। द बेबी अंडर एन इन्वर्टेड क्रॉस। रोजमेरी अपने बेबी के रूप और उसके रोने के जवाब देने के इंस्ट्रूमेंटल ज़रूरत से बच नहीं पाती, इसलिए वो क्रैडल को रॉक करती है। मूवी एक अनसेटलिंग सीन के साथ ख़त्म होती है। कॉवन रोजमेरी के आसपास इकट्ठा होते हैं जब वो मॉन्स्टेरियस बेबी का ध्यान रख रही होती है। वो सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करती है और धीरे से स्माइल करती है। कैमरा कर्टेन वाली खिड़की पर मूव करता है और फिर अपार्टमेंट के बाहर फिल्म को वही स्लो पैन के साथ ख़त्म करता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। ये सब कुछ न्यूयॉर्क के कई रूफटॉप्स में हुआ और कोई भी कभी कुछ सस्पेक्ट नहीं करेगा। आफ्टरमैथ्स ऑफ द मूवी। जब कुछ लोग रोजमेरीज बेबी को एक स्कैरी मूवी समझते हैं जो डिवोट क्रिश्चियंस और यंग मदर्स की सेंसिटिविटीज़ को एक्सप्लॉइट करती है, दूसरे इसे रोमन पोलांस्की के डेयरिंग एक्सपोज के रूप में देखते हैं जो हाई सोसाइटी के अकल्ट माइंड स्टेट्स को दिखाता है। बहुत से लोग इसे एक अकल्ट मैनिफेस्टो समझते हैं जो एक नई ईरा का सिग्नल है। रोजमेरीज बेबी एस्टर क्रॉली का चाइल्ड ऑफ द न्यू एयन या हॉरस द सन ऑफ आइसिस वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया ईरा लाने वाला के रूप में देखा जाता है। चाहे ये इंटेंशनल था या नहीं, रोजमेरी बेबी एक नई ईरा के ब्रिंक पर आई और एक इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज का पार्ट बन गई। ये मूवी एक ऐसे मोमेंट पर आई जब अमेरिकन लाइफ में स्पिरिचुअल कैओस अपने पीक पर था। रोजमेरीज बेबी एक आइकॉनिक मेमोरी ट्रेस है उस वक्त की जब सब कुछ मुमकिन लगता था, इंक्लूडिंग एंटी क्राइस्ट का जन्म। रोजमेरी 50s और 60s की ट्रेडिशनल और नेव अमेरिकन सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव है जो आइडियलिज्म और होप से भरी हुई थी, लेकिन वो होप एक हिडन कल्ट जो सोसाइटी के प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के ने बनाए थे द्वारा बेची, ड्रग्ड और मैनिपुलेटेड हुई ताकि एक नई ईरा को फोर्सफुली जन्म दे सके। शॉकिंग इवेंट्स ने पब्लिक माइंड पर गहरे मार्क्स छोड़े, इंक्लूडिंग JFK, मैरिलिन मुनरो और मार्टिन लूथर किंग की मिस्टीरियस डेथ। MK अल्ट्रा की पैट्सीज जैसे चार्ल्स मैसन और सन ऑफ सैम के द्वारा किए गए हॉरिफिक रिचुअल मर्डर्स ने फियर और हॉरर पैदा किया। ये इवेंट्स अमेरिका को अपने आइडियल से झटका लगाया और उसे एक अनडिफाइनेबल लेकिन टेंजेबल फोर्स को दिखाने पर मजबूर किया जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही थी। कॉन्स्पिरेसीज और कवर अप्स न्यूज़ में आने लगे और मासेस ने धीरे धीरे एक शैडो गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया। डिसइल्यूजमेंट और सिनिसिज्म आई जिसने अमेरिकन सोसाइटी को अपने रूलर्स की असली नेचर को एक्सेप्ट करने या इग्नोर करने पर मजबूर किया। सोसाइटी रोजमेरी की तरह बन गई जो अपने बेबी के इविल नेचर को जानने के बावजूद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है। आज की डिबेट पॉप कल्चर सिंपली इस सिस्टम का एवोल्यूशन है। अगर मूवी के सिंबॉलिक मीनिंग को ओवरलुक भी कर दिया जाए तो इसके प्रोडक्शन के आसपास के सिंक्रोनिस्टिक ऑकरेंसेस सिंपली एस्टोनाइशिंग हैं। रोजमेरीज बेबी के आसपास के इवेंट्स को देखना हॉलीवुड के डार्क साइड को देखने जैसा है। यहाँ कुछ इवेंट्स हैं। मर्डर ऑफ शैरॉन टेट को, जो कि रोमन पोलांस्की की वाइफ थी, पहले रोजमेरी का रोल के लिए सोचा गया था पर वो रोल मिया फैरो को मिला, लेकिन टेट ने मूवी में एक पार्टी सीन में एक अनक्रेडिटेड अपीयरेंस की थी। मूवी के रिलीज़ के 14 महीने बाद टेट, जो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, को मैसन फैमिली के मेंबर्स ने रिचुअलिस्टिक तरीके से मारा। उसे 16 बार चाकू से घायल किया गया और उसके किलर्स ने उसके खून से पिग शब्द लिखा उसके घर के दीवार पर। चार्ल्स मैसन को फिट्स पिगमेयर एक मोनार्क, स्लेव और एक हैंडलर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं।
स्प्रिंगमेयर के अकॉर्डिंग उसके प्रोग्रामर्स को पहले से ही पता होता था अगले हिट्स कौन से होंगे। उसे इलाइट्स ने रिचुअलिस्टिक मर्डर्स को अंजाम देने के लिए यूज़ किया था। सन ऑफ सैम, मैसन फैमिली और कई और इंटरकनेक्टेड किलिंग, शायद ज़ोडिएक मर्डर्स भी ऐसे नहीं थे जैसे कि दिखाया गया। जब ये किलिंग रैंडम सीरियल मास मर्डर्स के काम लगती थी, ये एक्चुअली स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हिट्स थी जो सैतानिक कल्ट के इंटरलॉकिंग नेटवर्क ने की थी। इन अदर वर्ड्स, ये प्रोफेशनल हिट्स थी जो एक लोन नट सीरियल किलर का काम लगने के लिए डिस्गाइज किया गया था। मैसन मर्डर्स ने हिप्पीज और उनकी सिंबॉलिक चीज़ों के लिए डेथ नेल बजाया। बग्लियोसी ने ऑब्जर्वर को लास्ट वीक बताया, ये एक इरा को ख़त्म कर दिया। 60s जो लव का डिकेड था उस रात को 9 अगस्त 1969 को ख़त्म हो गया। कई ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मैसन के किलिंग बीटल्स सॉन्ग के थ्रू प्रोग्राम थे। मैसन ने खुद क्लेम किया था कि सॉन्ग हेल्टर स्केल्टर में छुपी हुई मैसेजेस थी जो उसकी फैमिली के लिए थी। चार्ल्स मैसन को बीटल्स म्यूज़िक के साथ प्रोग्राम किया गया। वो रेगुलर स्लेव्स को कॉल करते हैं और हिप्नोटिकली लिरिक्स को स्लेव के क्यूज बनाते हैं बिफोर म्यूज़िक रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एंड दैट्स अ शेम के लिरिक्स कुछ अल्टर को गुस्सा दिलाते हैं। एक और स्लेव के लिए एवरीथिंग इज़ रिलेटिव इन इट्स ऑन वे लिरिक्स उसे कल्ट फैमिली और ऑबिडियंस याद दिलाते हैं। मैसन किलिंग एंशिएंट रिचुअल्स के अकॉर्डिंग की गई थी जिसमें हुडविंग्स और कॉर्ड्स ऑफ इनिशिएशन सैक्रिफाइस के गले में थे। जॉन लेनन बीटल्स सॉन्ग्स का एक लाइन डेथ हाउस पर पेंट किया गया। हेल्टर स्केल्टर जो कि सिएलो स्पेनिश फॉर स्काई ड्राइव शैरन टेट और रोमन पोलांस्की के घर पर था, जो हम इन अल्केमिकल साइकोड्रामा के पब्लिक इनैक्टमेंट के आफ्टरमैथ में विटनेस कर रहे हैं, जिसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। वो एक ग्लोबल अकल्ट इनिशिएशन का प्रोसेस है। जॉन लेनन की डेथ भी इस पजल का एक स्ट्रेंज पीस है। मर्डर तब हुआ जब जॉन डकोटा के बिल्डिंग में इंटर कर रहा था, जो कि रोजमेरीज बेबी की शूटिंग लोकेशन थी और जहां वो रह रहा था। मार्क डेविड चैपमैन, जो लोन नट थे जिन्होंने लेनन को मारा, को मोनार्क माइंड कंट्रोल स्लेव होने का शक है। चैपमैन का हाई प्रोफाइल हैंडलर और अकल्ट सेलिब्रिटीज़ के स्ट्रेंज सर्कल के साथ भी कनेक्शन था। लेनन के किलर मार्क डेविड चैपमैन ने लेवे के दोस्त केनेथ एंगर से 1970s के लेट में होनोलुलु में मुलाकात की। 1967 में एंगर ने लूसीफर राइजिंग नाम की फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें मैसन फॉलोअर बॉबी बियोसोलेली ने एक्ट किया था। एक और फॉलोअर और टेट किलर सुजान एटकिंस ने लॉस एंजलिस एरिया के एक स्ट्रिप क्लब में लेवे के साथ परफॉर्मेंस की थी। शैरन टेट को क्यों चूजन किया गया? वो हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार नहीं थी और उसका कमर्शियल सक्सेस भी लिमिटेड था। क्या ये इनविटेबल आउटकम था उन स्टार्स के लिए जो अकल्ट साइड ऑफ स्टारडम में बहुत दूर चले जाते हैं? अपनी डेथ के 3 साल पहले टेट ने मूवी आई ऑफ द डेविल में एक विच का रोल प्ले किया था। मूवी का कंक्लूजन, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक ब्लड सेक्रीफाइस ज़रूरी था। क्या रोमन पोलांस्की ने अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस किया जैसे गई ने रोजमेरी को सेक्रीफाइस किया हॉलीवुड के फेवर पाने के लिए? टेट की डेथ के बाद पोलांस्की ने लाइफ मैगजीन के लिए उसकी लिविंग रूम में फोटोग्राफ करवाने दिया जहां टेट ने अपनी जान दी थी। उसके सामने ज़मीन पर उसका ड्राइड ब्लड अब भी क्लियरली विजिबल था। इस फोटोशूट के लिए उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला। बाकी इवेंट्स भी उसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। टेट की मर्डर के 7 साल बाद पोलांस्की को 13 साल की समैंथा गेमर के अगेंस्ट कई चार्जेस के साथ अरेस्ट किया गया, जैसे कि ड्रग यूज़ के थ्रू रेप, प्रिवर्जन, सैडोमी, ल्यूड एक्ट्स और माइनर को कंट्रोल्ड सब्सटेंस देना। गेमर के ग्रांड जूरी के सामने दिए गए टेस्टिमनी के मुताबिक पोलांस्की ने गेमर की मदर से कहा था कि वो गर्ल को वॉग के फ्रेंच एडिशन के लिए फोटोग्राफ कर सकते हैं। ऑथर मिशेल ए हॉफमैन के हिसाब से पोलांस्की ने माइनर्स को इन्वॉल्व करके स्नफ फिल्म्स बनाए जो प्राइवेट मार्केट में बेचने के लिए थे, लेकिन ये एलिगेशंस अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। इन सब एक्विजिशन के बावजूद पोलांस्की आज भी फ्री है। क्या ये इवेंट स्ट्रेंज कोइंसिडेंस हैं या बड़े स्कीम्स का हिस्सा, या फिर कुछ बीच में? जो भी हो, ये अमेरिकन पॉप कल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाली एक हिडन फोर्स की सिम्टम है।
कंक्लूजन, रोजमेरीज बेबी को एक वेल क्राफ्टेड मूवी के रूप में देखा जा सकता है जो द डेविल के टाइमलेस और आर्किटाइपिकल फियर को एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन जब मूवी के प्रिसाइज टाइमिंग को अमेरिकन हिस्ट्री में और उसके रिलीज़ के बाद के इनक्रेडिबल इवेंट्स को देखा जाए, ये मूवी एक पिवोटल वर्क बन जाती है जो अमेरिकन लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल शिफ्ट को सिंबलाइज करती है। जैसा रोजमेरी ने एक इंटरनेशनल विच कोवन के वर्किंग्स डिस्कवर किया, अमेरिकन सोसाइटी ने भी अपने इंटरटेनमेंट बिजनेस और इंटरनल पॉलिटिक्स के डार्क साइड को डिस्कवर किया। पब्लिक में माइंड कंट्रोल स्लेव को अनलीश किया गया, शॉकिंग मेगा रिचुअल्स हुए और पॉप कल्चर एक डिप्रेविटी का सेलिब्रेशन बन गया। ये इरा आज के इल्यूमिनाटी एजेंडा की तरफ रास्ता बनाता है पॉपुलर कल्चर में। पब्लिक के इंडिफरेंस के साइलेंट कॉन्सेंट के साथ आज का कल्चर इंडस्ट्री अब भी यंग माइंड्स को एक न्यू एॉन के लिए शेप कर रहा है। वही माइंड कंट्रोल जो शैरन टेट और जॉन लेनन के मरने के लिए यूज़ हुआ, आज म्यूज़िक वीडियोस को स्पाइस अप करने का फन वे बन गया है। पास्ट के कंट्रोवर्सीज आज भी इको करते हैं। क्या हमें सरप्राइज होना चाहिए कि आज के इल्यूमिनाटी स्टार निक मिनाज एक अल्टर पर्सोना को चैनल कर रहे हैं जिसका नाम है रोमन पोलांस्की। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।